बायोमॉलिक्यूल्स क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14। और डियर स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स में अभी तक हमने मोनोसैकराइड्स डिस्कस किया और उसके अलावा डाइसैकराइड्स भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। जो 3 डाइसैकराइड्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उनमें से एक था सैक्रोस, एक था माल्टोस और तीसरा जो डाइसैकराइड हमने डिस्कस किया था वो था लैक्टोस, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते थे। तो उनके स्ट्रक्चर वगैरह और उनका ऑकरेंस वगैरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और उसके अलावा इसमें लिंकेज किस टाइप की होती है, यानी 2 मोनोसैकराइड यूनिट किस तरह जुड़े हुए होते हैं, वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस यूनिट में यानी बायोमॉलिक्यूल्स में, वो है हमारा पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। पॉली का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, है ना, यानी जनरली, और सैकराइड्स जनरली हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शुगर यूनिट्स के लिए। यानी पॉलीसैकराइड्स अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन कर ले तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसैकराइड्स आर नेचुरली ओकरिंग, क्या है ये, पॉलीमर्स हैं जिनमें जो मोनोसैकराइड्स है ना, बहुत सारे मोनोसैकराइड, तकरीबन हंड्रेड्स या इनकी थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकराइड्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू क्या हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और जुड़ के या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे या ब्रांचेड चेन्स भी बनाए हुए होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम पॉलीसैकराइड्स को डिफाइन कर ले तो हम कह सकते हैं पॉलीसैकराइड्स आर द नेचुरल पॉलीमर्स in which hundreds or even thousands of monosaccharides units are linked together by glycosidic linkage. तो जो सैकराइड्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसैकराइड जो आपको जिनके स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको डिस्कस करने हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो पॉलीसैकराइड आपको डिस्कस करना है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो है स्टार्च। स्टार्च होप सब फेमिलियर होंगे। स्टार्च जो इसको हम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं या स्टोरेज पॉलीसैकराइड भी कहते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं मेनली इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्टार्च। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनका फूड का जो मेन कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, वो स्टार्च होता है। तो ये जो स्टार्च है वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है तमाम प्लांट्स में, और जो प्लांट्स में मेनली ये प्लांट्स जो है स्टार्च को स्टोर करते हैं अपने रूट्स में या अपने सीड्स में भी स्टार्च को स्टोर करते हैं। तो अगर हम इसके ऑकरेंस की बात करें तो ऑकरेंस के बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि मैं तमाम प्लांट्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है और प्लांट्स में भी कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स हैं जिनमें इनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे पोटैटो में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, व्हीट में, बार्ले में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो स्टार्च है अगर आप देखोगे तो ये वाइट कलर एक पोडर्ड कंपाउंड है, एमॉर्फस है, ये पोडर्ड कंपाउंड है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता नहीं है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो जो स्टार्च है जनरली 2 यूनिट्स का बना हुआ है, जिसमें से एक जो यूनिट है जिसको हम एमाइलोस कहते हैं और जो दूसरा यूनिट है जिसको हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो पहला यूनिट है जिसको हमने कहा एमाइलोस कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। एमाइलोस जो एमाइलोस पार्ट है ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है और ये स्टार्च का तकरीबन 15 से 20% बनाता है। 15 से 20% स्टार्च का कौन बनाता है, एमाइलोस बनाता है। ये मैंने कहा कि ये वाटर सॉल्युबल होता है। अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज बन जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज।
तो उसका मतलब ये कि जो एमाइलोस है वो अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बने हैं, और जो अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसको हम इस तरह बना सकते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एमाइलोस का जो स्ट्रक्चर है ये मैंने कहा कि ये बने हैं किसके, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज होप आप लोगों को याद होगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर यहाँ पे क्या होगा, CH2OH। क्लियर है? तो कार्बन नंबर 1 पे क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे है, तो नेक्स्ट बात है कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे क्या होगा, OH, और यहाँ पे क्या होगा, H, है ना। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या था, H। कार्बन नंबर 3 के यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या था, OH, और कार्बन नंबर 4 के यहाँ पे OH था और यहाँ पे क्या था, H था, और यहाँ पे भी H था। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो अल्फा डी ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एमाइलोस में जुड़े हुए होते हैं, एक मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4। तो नेक्स्ट बात है दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4 हमें यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये उसका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। लिंकेज तो सबको पता है, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या होगा, OH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे है CH2OH, और यहाँ पे क्या है, H, है ना। तो क्या है ये, यहाँ पे इस कार्बन नंबर 1 के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 के OH और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 में जो OH है वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से H और OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर अगर रिमूव हो जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को जनरली हम क्या कहेंगे, C1, है ना, C1 C4, है ना। इस कार्बन का C1 है और इसका क्या है, C4 है, ग्लाइकोसाइडिक साइडिक बॉन्ड या लिंकेज कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह यहां पे भी और जुड़ा हुआ होगा, समझ रहे हो। ये इस मॉलिक्यूल का कौन हो गया, कार्बन नंबर 1, है ना। तो दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के बीच में इस तरह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होगा। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, है ना। तो ये नेचुरल बात है, ये जो लिंकेज है ये कंटिन्यू रहेंगे इस तरह, यानी एक स्ट्रेट चेन जैसा बनेगा। ये यहां से भी क्या होगा, ये जो लिंकेज है ये कंटिन्यू, यानी उसका मतलब है कि यहां से और ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे और यहां से भी एक और ग्लूकोज यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, एमाइलोस का। तो मैंने कहा कि ये जो पार्ट है एमाइलोस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और ये मैंने कहा कि स्टार्च का तकरीबन 15 से 20% बनाता है, और ये जो पार्ट है ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है, वाटर सॉल्युबल पार्ट है। दिस इज ऑल अबाउट एमाइलोस। तो मैंने कहा कि स्टार्च को अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो उसके दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। उसमें से एक को मैंने कहा कि एमाइलोस के थे, और एमाइलोस मैंने कहा कि अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स किस तरह जुड़े हुए हैं वो अभी हमने डिस्कस किया। तो अब हम बात कर लेते हैं जिसका जो दूसरा पार्ट है जिसको हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है एमाइलोपेक्टिन कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। डिफरेंस याद रखना कि एमाइलोपेक्टिन की भी जब आप हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो आपको सिर्फ क्या बनने वाला है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो उसका मतलब ये हुआ कि एमाइलोस की तरह एमाइलोपेक्टिन भी बना तो किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का है, मगर इसके स्ट्रक्चर में स्लाइड चेंज होती है। स्लाइड क्या होती है, चेंज। स्लाइड चेंज क्या होती है पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमाइलोस की तरह एमाइलोपेक्टिन में भी स्ट्रेट चेन, यानी अल्फा डी ग्लूकोज कंबाइन होकर स्ट्रेट चेन बनाए हुए होते हैं, कुछ इस तरह जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो मैंने कहा था यहां पे क्या था, H था, यहां पे लिंकेज बनी हुई थी इस तरह,
ये दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4 है ना, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे कार्बन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये कार्बन नंबर फर्स्ट का 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पे होगा CH2OH, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, H है ना। तो यहाँ पे फिर से लिंकेज होगी, दूसरा यूनिट जुड़ा हुआ है यहाँ पे। है ना। तो यहाँ पे OH होगा, सॉरी H होगा, और यहाँ से बॉन्डिंग कंटिन्यू होगी। क्लियर है ना, यहाँ से बॉन्डिंग क्या होगी, कंटिन्यू होगी। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगी, कंटिन्यू होगी। यानी क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या होगा OH, H, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। यहाँ पे होगा CH2OH और यहाँ पे क्या होगा, H होगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे OH था, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH है ना। जो अभी हमने डिस्कस किया था वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह क्या होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज कंबाइन होकर स्ट्रेट चेन बनाए हुए हैं। तो इसके अलावा ये तो स्ट्रक्चर एमाइलोज स्ट्रक्चर जैसा ही है, तो इसके अलावा चेंज क्या होगी, याद रख लेना कि इस चेन में जो कार्बन नंबर 6 है उसमें प्रेजेंट जो OH है, उसमें प्रेजेंट जो है क्या है, OH है, उसके साथ और एक चेन इस तरह जुड़ जाएगी, और एक चेन जो अपने किसके थ्रू, यानी वो OH और एक इस तरह की ग्लूकोज की जो चेन होगी वो यहां पे इस तरह जुड़ जाएंगे थ्रू ऑक्सीजन, है ना। ये इसका कार्बन नंबर क्या होगा, 1 होगा। हाँ, ये कार्बन नंबर 1, तो ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर कौन सा है, 4। तो कार्बन नंबर 4 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH नीचे था तो यहाँ पे क्या था, H था। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है। तो यहाँ पे OH था तो यहाँ पे क्या होगा, H, और यहाँ पे क्या होगा, H और क्या होगा, CH2OH, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या जुड़ा होगा, फिर एक चेन इस तरह जुड़ी होगी। ये उसका कार्बन नंबर कौन सा हो गया, ये कार्बन नंबर 4 था तो ये कार्बन नंबर कौन सा होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2OH। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेट चेन है उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे इसके जो नीचे वाली चेन है उसके कार्बन नंबर 6 और दूसरी चेन के कार्बन नंबर 1 के बीच में फिर से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसकी वजह से जो एमाइलोपेक्टिन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ब्रांचेड बन जाएगा इन कंपैरिजन टू, क्योंकि जो एमाइलोज का जो स्ट्रक्चर था वो तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट चेन के अलावा कुछ क्या निकले होंगे, ब्रांचेस निकले हुए होंगे। तो ये जो एमाइलोपेक्टिन है ये तकरीबन स्टार्च का 80 to 85% बनाता है। 80 to 85% कौन बनाता है, एमाइलोपेक्टिन बनाता है। और ये जो पार्ट है एमाइलोपेक्टिन ये वाटर में डिजॉल्व होता नहीं है, यानी वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये हो गया स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने कहा कि स्टार्च के 2 पार्ट्स हैं, एक एमाइलोपेक्टिन और दूसरा एमाइलोस, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स के बने हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने कहा कि एमाइलोस में सिर्फ क्या होंगे, एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ जुड़ा होगा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। ऑन द अदर हैंड एमाइलोपेक्टिन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर यानी 2 डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो एडिशनल ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। और उसके अलावा जो नेक्स्ट चेन है उसके साथ जुड़ जाएगी कार्बन नंबर किस पे, 6 पे, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 यानी दूसरी चेन की कार्बन नंबर 1 और उसी पर्टिकुलर चेन का कार्बन नंबर 6 के बीच में फिर से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च। तो स्टार्च को मैंने आपसे पहले कहा कि हम क्या कहते हैं, स्टोरेज पॉली
सैकराइड कहते हैं क्योंकि प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्टार्च। तो इसी स्टार्च ये मैंने कहा कि ह्यूमन डाइट का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके बाद जो दूसरा पॉलीसैकेराइड आपके सिलेबस में है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड है प्लांट किंगडम में। ये मेनली सेल का, जो प्लांट सेल का सेल वॉल को बनाता है, यानी सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। अगर हम सेल्यूलोज की हाइड्रोलिसिस कर लें तो आपको बनता है बीटा डी ग्लूकोज। क्या बनता है? बीटा डी ग्लूकोज। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि जो सेल्यूलोज है वो पॉलीमर है बीटा डी सैकराइड्स का, बीटा डी ग्लूकोज का। तो इसमें जो लिंकेज होती है यहां पे भी एक बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरा बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ क्या बनाया होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया होता है, जिसको आप इस तरह समझ सकते हो। देखो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, होप आप लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है। ये फर्स्ट करो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, तो ये कार्बन नंबर क्या होगा? 5, है ना। तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में सबको पता है कि OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या था? H। और कार्बन नंबर 3 के यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या था? OH। यहाँ पे OH और यहाँ पे H और बाकी यहाँ पे H और यहाँ पे क्या था? CH2OH, है ना। तो ये एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है ना। तो ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स सेल्यूलोज में जुड़े कैसे होते हैं, याद रखना ना। इस मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ा होगा। तो कार्बन नंबर 4 को आपको यहां पे इस तरह प्लेस करना पड़ेगा, दूसरे ग्लूकोज यूनिट को कुछ इस तरह आपको यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। तो यहाँ पे होगा CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा? OH, यहाँ पे क्या होगा? H, है ना। यहाँ पे क्या होगा? OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे क्या होगा? H। तो क्या होगा? ये जो OH हो, ये OH, ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी, ये वाली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे क्या है? इसके कार्बन नंबर 1 और इसके कार्बन नंबर 4 के बीच में बना है, तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे भी इसी तरह ये जो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट इस तरह आप जुड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे और एक ग्लूकोज यूनिट यहाँ पे इस तरह जुड़ जाएगा। ये उस ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। तो ये उसका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, तो ये कार्बन नंबर 5, तो यहाँ पे होगा CH2OH, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? O, और यहाँ से कंटिन्यू होगा चेन, है ना। तो बाकी यहाँ पे क्या है सबको पता है? H, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? H, और यहाँ पे क्या है? OH, और यहाँ पे भी क्या है? H है। तो यहाँ से भी कंटिन्यू होगा और यहाँ से भी इसी तरह चेन क्या हो जाएगी? कंटिन्यू हो जाएगी। एंड ये कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। ये तमाम कौन सी हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए जो अलग अलग ग्लूकोज यूनिट्स हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सेल्यूलोज का भी जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा, जिसमें जो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसके थ्रू आपस में ये जुड़े हुए होंगे। तो उसके बाद और एक पॉलीसैकेराइड आपके सिलेबस में है, जिसको हम जनरली कहते हैं ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन ग्लाइकोजिन ये इसको हम प्लांट स्टार्च भी, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च,
तो एनिमल्स अपने फूड को स्टोर करते हैं, रिजर्व रखते हैं अपने वेरियस पार्ट्स में, जैसे लिवर में स्टोर कर लेते हैं या मसल्स में स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसलिए ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसका जो स्ट्रक्चर है एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर जैसा ही है। जिस तरह एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता था, एमाइलोपेक्टिन होप आप लोगों को पता होगा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता था और उसमें ब्रांचिंग होती थी, और यहाँ पे ब्रांचिंग उससे भी थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसलिए हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन जैसा ही है, हाईली ब्रांचड है। और उनकी हाइड्रोलिसिस जब कर लेते हैं तो यहाँ से यानी ग्लाइकोजन की जब हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। तो इसलिए हम कहेंगे ग्लाइकोजन्स आर क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया, मोनोसेक्राइड्स क्या है, डाइसेक्राइड्स क्या है, और उसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स भी आज हमने डिस्कस किया। और पॉलीसेक्राइड्स में हमने 3 पॉलीसेक्राइड डिस्कस किए, उनमें से एक था स्टार्च, एक था सेलुलोज और दूसरा था क्या, ग्लाइकोजन। तो एग्जाम्स में इसमें मेनली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके अलावा कभी कभी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का भी आपको आइडिया होना जरूरी है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं मैं आपको बताते जाऊं कि वो शुगर्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जैसे फिलिंग सॉल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है, उनके ऑक्सीडेशन कराते हो, जो माइल्ड रिड्यूसिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा टोलेंस रिएजेंट या मैंने कहा फिलिंग सॉल्यूशन है ना, उनकी अगर वो क्या करते होंगे, रिडक्शन कराते होंगे, उनको क्या करते होंगे, रिड्यूस करते होंगे, तो उन शुगर्स को, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरली कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे मैंने पहले कहा टोलेंस रिएजेंट या फिलिंग सॉल्यूशन की अगर रिडक्शन नहीं कर पाते हैं, उनकी रिडक्शन नहीं करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए जरूरी यह है कि रिड्यूसिंग शुगर्स के पास क्या होना चाहिए, या तो उनके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप, समझ रहे हो, या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप। अल्फा समझते हो ना, यानी वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम जनरली अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा तो ये अल्फा हो गया, और ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा होगा तो इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, है ना। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें ये स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होगा या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप होगा, तो वो क्या होंगे, उनको ये क्या कर पाएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिडक्शन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, रिडक्शन कर पाएंगे। तो एक कंडीशन मैंने आपसे ये कहा कि शुगर को रिड्यूसिंग होने के लिए उनके पास अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोक्सी हेमी एसिटल या अल्फा हाइड्रोक्सी हेमी केटल होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोक्सी हेमी एसिटल या अल्फा हाइड्रोक्सी हेमी क्या केटल ग्रुप अगर होगा तो वो क्या होगा, सबको पता है कि पानी में वो ओपन हो सकता है, क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, तो ओपन होके वो ये स्ट्रक्चर्स वापस बना सकता है, तो इसलिए वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। ऑन द अदर हैंड ऐसे सेक्राइड्स जिनमें क्या होगा, स्टेबल एसिटल ग्रुप्स होंगे, क्या होंगे, स्टेबल एसिटल ग्रुप्स या स्टेबल केटल ग्रुप्स होंगे, तो नेचुरल बात है वो पानी में ओपन होने वाले नहीं है, तो इसलिए वो जो है नेचुरल बात है पानी में ये अल्फा
अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप बनाने वाले नहीं है, इसलिए वो जो शुगर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें सैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी ग्लूकोस हो, फ्रैक्टोस हो, माल्टोस हो या लैक्टोस, ये सभी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो डिस्टेंस तो आज हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद जो बाकी बायोमॉलिक्यूल्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। खुदा हाफिज़।